हेलो क्लास 9th। ये आपके फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके, तो क्लास आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव फर्स्ट टाइम दैट ऑब्जेक्ट मूव कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार साबित किया कि जब किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता तो वह निरंतर गति से चलती है। तो वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे गैलीलियो। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? गैलीलियो था, जिसने ये बताया था, ये साबित किया था पहली बार कि जब किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता तो वह निरंतर क्या करती रहती है? गति करती रहती है। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, उसका शेप, उसका साइज। तो फोर्स लगाने पर ही, बल लगाने पर ही चेंज आता है। ये फर्स्टली गैलीलियो ने बताया था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू बाईसाइकिल बिगिन टू स्लो डाउन व्हेन वी स्टॉप पेंडलिंग। जब हम पेंडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल की गति धीमी क्यों होने लगती है? तो इसका आंसर है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा गति की दिशा में विपरीत घर्षण बल से, यानी कि अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है, इसके कारण ये ऐसा होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। तो यदि गति का कौन सा नियम बल मापता है? तो फोर्स को मापने के लिए हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज टू मेजर फोर्स। फोर्स को मापने के लिए हमें क्या लगता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स। सीजीएस मात्रक यानी कि बल का सीजीएस मात्रक लिखिए। तो वो क्या हमारा? डायन। डायन क्या हमारा? सीजीएस यूनिट है फोर्स की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, कैन एवरी फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन एवरी ऑब्जेक्ट। क्या प्रत्येक बल प्रत्येक वस्तु में गति उत्पन्न करता है? नहीं, हर एक फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करता किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक फोर्स, एवरी फोर्स अप्लाई करेगा मूवमेंट एवरी ऑब्जेक्ट में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाला ले दो आवश्यक प्रभाव क्या है? असेंशियल इफेक्ट क्या होता है? इट ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्टली जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, एंड इट डिफॉर्म अ बॉडी। बॉडी को डिफॉर्म कर देगा और चेंज कर देगा उसकी शेप को, यानी कि बॉडी डिफॉर्म होगी, अपनी पोजीशन करनी है, अपनी शेप चेंज करनी है और मोशन में आ जाना। जब किसी पिंड की गति की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या यह किसी पिंड को विकृत कर सकता है तो अर्थात इसकी आकार बदल जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला हमें 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। तो परिभाषित करना है 1 न्यूटन बल। हमें 1 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, जो विच प्रोड्यूस एसिलरेशन, जो प्रोड्यूस करता है क्या? एसिलरेशन, त्वरण, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में हमारे को कितना प्रोड्यूस करता है? 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? 1 न्यूटन फोर्स है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट फोर्स? प्रभाव बल क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस बाय इम्पैक्ट फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अदर इज कॉल्ड इम्पैक्ट फोर्स। किसी तेज गति से चलती वस्तु को दूसरी वस्तु पर लगने वाले प्रभाव। कोई बॉडी तेज स्पीड से जा रही है और उसका प्रभाव दूसरी बॉडी पर हो रहा है तो उत्पन्न बल को प्रभाव करता है, उसको क्या कहते हैं? इम्पैक्ट फोर्स, प्रभाव बल कहते हैं। इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है? जब एक अफेक्टिव बॉडी दूसरी बॉडी को अफेक्ट डाल रही है तो वो क्या हमारा? इम्पैक्ट फोर्स, यानी कि प्रभावी बल। 9 क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल किसे कहते हैं? तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड टेंडिंग टू अपोज मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। संपर्क में आने वाली और गति का विरोध करने वाली दो सतहों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। जब कोई भी बॉडी हमारी कॉन्टैक्ट में आ रही है और कॉन्टैक्ट में आने के बाद फोर्स अप्लाई कर रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? हमारा घर्षण बल कहा जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। डिफाइन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर विद्युत बल को परिभाषित करें। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विद्युत आवेशित पिंड द्वारा लगाया गया बल स्थिर विद्युत
बल कहलाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है कोई, वो फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, यानी कि विद्युत आवेशित पिंड द्वारा जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ बॉडी इज फाउंड टू बी एक्सिलरेटेड इज द फोर्स एक्टिंग बैलेंस और अनबैलेंस। यदि पिंड त्वरित पाया जाता है तो क्या उस पर कार्य करने पर संतुलित या असंतुलित बल लगेगा। तो हमारे पास अनबैलेंस फोर्स अप्लाई यानी कि असंतुलित बल लगेगा जब बॉडी एसिलरेट में, एसिलरेशन में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट डू यू बैलेंस फोर्स यूजुअली डू टू ए बॉडी। संतुलित बल आमतौर पर किसी पिंड पर क्या प्रभाव डालता है। जो संतुलित बल होता है वो कोई भी पिंड है उस पर क्या प्रभाव डालता है। तो बैलेंस फोर्स यूजुअली प्रोड्यूस चेंज इन द शेप। तो संतुलित बल बैलेंस फोर्स क्या कर देता है, किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर देता है, मोशन में ले आना, शेप चेंज कर देना। तो ये सारा क्या होता है, फोर्स के अकॉर्डिंग ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्लैट सरफेस विल इट स्पीड चेंज, नो। जब कोई बॉडी समतल सतह पर चलती है तो उसकी गति क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। एक समान एक फ्लैट सरफेस पर अगर वो मूव कर रही है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड गैलीलियो कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। गैलीलियो ने वस्तुओं की गति पर अपने प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला था। अ बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी इफ नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यदि किसी पिंड पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता तो वह उसी वेग से गति करता रहता है। तो अगर तब कभी भी कोई भी क्या नहीं लगेगा, बॉडी यदि किसी बॉडी पर असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तो वो अपनी वही स्पीड से क्या करती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, 15 में बोला व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल क्या होता है। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली। जब दो या दो से अधिक बल एक साथ पिंड पर कार्य करते हैं, यानी कि एक साथ वो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन द सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। तो वह एकल बल हो जाता है, एक साथ कार्य करना है, तभी बलों द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव होता है तो प्रोड्यूस ए बाय ऑल फोर्स एक्टिंग इज नॉन एज रिजल्टेंट फोर्स। जब हमारे टू फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं हमारी सेम बॉडी पर, तो अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, एकल बल लग रहा है और उससे कोई चेंज आ रहा है तो वो हमारा क्या है, अफेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेम बॉडी। क्या क्रिया विकर और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर हो सकती है, नो। एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी। एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं हो पाएगा, अगर एक बॉडी पर एक्शन होगा तो अदर रिएक्शन होगा, नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग पिंडों पर करती है। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा आपका, प्लॉट करना है आपको ग्राफ अप्लाइड ए बॉडी एक्सिलरेशन मास अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड फोर्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। किसी पिंड पर लगाए गए बल और दिए गए द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के बीच में एक ग्राफ बनाइए, मानते हुए कि बल का परिणाम लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हमारा एक्सिलरेशन है और ये हमारा कॉन्स्टेंट मूवमेंट जा रही है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, राइट एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एन एस एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड अ गन बिफोर फायरिंग। यानी कि गोली चलने से पहले कुल संवेग कितना होता है, 0 होता है। गोली चलने के बाद कितना भी हो बट उससे पहले फायरिंग, क्योंकि बुलेट की भी कोई स्पीड नहीं है तो वो क्या होता है हमारा 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच रॉकेट वर्क। किस सिद्धांत पर हमारा रॉकेट काम करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ पर हमारा क्या करता है, रॉकेट का नियम वर्क करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमारा क्या डिफाइन करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो रॉकेट के लिए हमने बताया था, फोर्स के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ होता है और हमारा रॉकेट वर्क के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, बॉडी ए हैवियर देन बॉडी विच हैज़ मोर इनर्शिया। पिंड ए पिंड से भारी है, प्रश्न किसका जड़त्व अधिक होगा। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इज मूवमेंट कांस्टेंट, नो। एक पिंड एक समान त्वरण से गति कर रहा है, क्या इसका संवेग स्थिर होगा, नहीं, इसका संवेग स्थिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नेम द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। एक भौतिक राशि का नाम बताइए जो संवेग में परिवर्तन लाती है। कोई भी बॉडी मूवमेंट में है और उसको रोक रही है कोई भी बॉडी, तो वो क्या हमारा फोर्स। विदाउट फोर्स के हम किसी भी बॉडी की शेप, साइज और उसकी स्पीड में चेंज नहीं ला सकते।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। विच प्रिंसिपल इन्वॉल्व वर्किंग ऑफ अ जेट प्लेन। अभी हमने रॉकेट की पढ़ी थी, अब हमें जेट प्लेन का सिद्धांत बताना है कि कौन सा सिद्धांत चालू होगा। इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई किया जाएगा। तो आप याद करना, रॉकेट के लिए कौन सा लॉ आ रहा है, जेट प्लेन के लिए कौन सा लॉ है, और हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए कौन सा लॉ है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। वाई मास इज समटाइम कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर इनर्शिया। द्रव्यमान को कभी कभी रेखिक जड़त गुणांक क्यों कहा जाता है। इट इज़ ईजियर टू पुल ए लाइटर बॉडी देन ए हैवियर बॉडी। भारी वस्तु की तुलना में हल्की वस्तु को खींचना आसान होता है। देयर फॉर मोर द मास मोर इनर्शिया। तो इसलिए द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त उतना ही ज़्यादा होगा। बॉडी जितनी हैवी होगी इनर्शिया उतना ज़्यादा अप्लाई होगा। वाई मास इज समटाइम टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया। तो कभी कभी रेखीय जड़त गुणांक कहा जाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया इसको बोला जाता है। बॉडी का मास जितना होगा उस पर लॉ ऑफ इनर्शिया कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जब किसी पिंड पर लगने वाले बल की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो पिंड क्यों गति करेगा। द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर द बॉडी मूव अंडर द एक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग पिंडों पर कार्य करती है, इसलिए पिंड कार्यरत बल को क्रिया क्रिया के तहत गति करता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट करता है अलग अलग बॉडीज पर, क्रिया अलग अलग पिंडों पर वर्क करेंगे। तो द बॉडी मूव्स अंडर द एक्टिंग ऑन एक्टिव फोर्स। तो बॉडी भी तभी मूवमेंट होगी जिस तरीके से उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई ऑन अ सिस्टम वेयर बॉडी डू नॉट एक्चुअली टच इधर। क्या न्यूटन का तीसरा नियम प्रणाली पर लागू है कि जहाँ वस्तुएं वास्तव में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। यस। whenever the bodies are in actual contact or even if there is an inertia between the bodies, attraction or repulsion between two magnets, Newton third law is applicable। हाँ, जब वस्तुएं में वास्तविक संपर्क में होती है या फिर जब भी वस्तुओं के बीच में कोई अंत क्रिया होती है, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हैवी होता है बिना टच किए, तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण आदि, तो न्यूटन का तीसरा लॉ अप्लाई होता है। तो विदाउट टचिंग द बॉडी अप्लाई द न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अब क्वेश्चन 28। सपोज ए बॉल मास इज थ्रो वर्टिकली टूवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड v। इट स्पीड डिक्रीज कंटिन्यूसली टिल इट बिकम जीरो। मान लीजिए कि द्रव्यमान m की एक गेंद है जो प्रभावी गति से v के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसकी गति शून्य होने तक लगातार कम होती जाती है, तो जब तक ये जीरो हो तब तक इसकी गति काफी कम। देयरफॉर ए बॉल बिगन टू फॉल डाउनवर्ड एंड अटेन द स्पीड v अगेन। इसलिए गेंद नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है और ज़मीन से टकराने से पहले गति v प्राप्त कर लेती है। इट इम्प्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल आर सेम। इसका अर्थ है कि गेंद के प्रारंभिक और अंतिम का संवेग परिणाम समान है। येट इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर भी यह संवेग संरक्षण का उदाहरण नहीं है। समझाइए क्यों, एक्सप्लेन वाई। तो दो हमारी बॉडी है, बॉल है, हमने उसको ऊपर थ्रो करा, तो जब ऊपर थ्रो करा तो वो भी कोई वेलोसिटी थी। देन वो खत्म होने पर फिर वो नीचे अप्लाई करने लगी, नीचे वो गिरने लगी, तब भी उसकी वेलोसिटी हुई। तो हमें पता लगाना है कि उस टाइम पे अपवर्ड और डाउनवर्ड के टाइम पे ना दोनों टाइम पे था इक्वल थी हमारी मतलब वेलोसिटी एक तरीके से। फिर भी यह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एग्जाम्पल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अप्लीकेबल आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। संवेग संरक्षण का नियम पृथक प्रणाली पर लागू होता है, कोई बाहरी बल इस पर नहीं लगाया जाता है। इस मामले में वेग में परिवर्तन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो इसमें जो भी बॉडी में चेंज हुआ है, बॉल के अंदर चेंज आया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है विदाउट टचिंग जो होता है बॉडी पर चीज़ें अप्लीकेबल होती है तब होता है। क्लियर। तो हमारा क्लियर हो गया हमारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, एग्जाम्पल क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल था। ओके क्लास।